क्या वजन बढ़ने से डायबिटीज़ होने का खतरा सचमुच में बढ़ जाता है? और कुछ लोगों का डायबिटीज़ होने के बाद वजन बढ़ने लगता है और कुछ लोगों का वजन घटने लगता है। तो ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी का क्या कनेक्शन है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी आपस में कैसे कोरिलेटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी एक फूड प्रोडक्ट का ब्रांड है जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं और डायबेक्सी के प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे आपको आसानी से मिल सकते हैं। डायबिटीज़ की जो मेजर प्रॉब्लम है वो नॉलेज और डिसिप्लिन की कमी की प्रॉब्लम है। आज डायबिटीज़ और ओबेसिटी कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है कि खाली इंडिया की प्रॉब्लम हो। डायबिटीज़ और ओबेसिटी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसको हमें डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। और डीप समझने के लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी का। आज से लगभग 50,000 साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, हंटर गैदरर था, स्टोन एज कहते थे, तो हंटिंग करता था और जो भी जंगली फल फूल मिले उनको इकट्ठा करके खा लेता था। उस समय डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केसेस नहीं होते थे। उस समय जो बीमारी होती थी मेनली इन्फेक्शन के कारण बीमारियां होती थी और जो डेथ्स होती थी वो इन्फेक्शन से के कारण या एक्सीडेंट के कारण होती थी। फिर लगभग 6,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। आप देखेंगे कि पुरानी सभ्यताएं नदी के आसपास बसी हुई मिली हैं, क्योंकि नदी के आसपास की ज़मीन उपजाऊ होती थी, खेती आसानी से हो जाती थी। वहीं पे इंसान गांव बना के, झुंड बना के रहता था और नदी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर लेते थे। फिर आज से लगभग 3,000 साल पहले हमें कुछ केसेस डायबिटीज़ और ओबेसिटी के दिखने लगे। सन 1800 के बाद डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केसेस बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि सन 1800 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। हर चीज़ इंडस्ट्रियलाइज होने लगी, इनकम भी बढ़ने लगी और फूड का कंपोनेंट भी चेंज होने लगा। और आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आज हर चीज़ ग्लोबलाइज्ड है। आज डायबिटीज़ और ओबेसिटी भी ग्लोबलाइज्ड है और आज वो अपने पीक पर है। तो आपने देखा हिस्टोरिकली धीरे धीरे डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केसेस बढ़ने लगे। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। अब हम इसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट देखते हैं कि न्यूट्रिशनली क्या चेंज हुआ फूड में। आज से 50,000 साल पहले जब हंटर गैदरर था तो वो नॉनवेज खाता था, वेजिटेबल्स खाता था, फ्रूट्स खाता था। तो उसकी डाइट में जो कंपोनेंट था मेजर, वो फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, ये सब था। कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट काफ़ी कम था। जब एग्रीकल्चर एरा स्टार्ट हुआ तो ग्रेन्स इंट्रोड्यूस हुए डाइट में और धीरे धीरे डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट बढ़ने लगा। और जब से ग्रेन इंट्रोड्यूस हुए उसके कुछ समय के बाद में धीरे धीरे डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केसेस दिखाई देने लगे। जब इंडस्ट्रियल एरा आया तब फूड का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फूड भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन गया। गेहूं से मैदा बनने लगा, शुगर केन से चीनी बनने लगी। 1892 के आसपास कोका कोला भी बिकने लगा। ब्रेड, नमकीन, बिस्किट, बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ बन गई। तो फूड का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नई नई रेसिपीज़ बनी, प्रोसेसिंग होने लगी फूड की। और डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों के केसेस बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगे। आज ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। आज फूड भी ग्लोबलाइज्ड है, आज रेसिपीज़ भी ग्लोबलाइज्ड हैं। जो फूड अमेरिका में मिलता है वो इंडिया में भी मिलता है, जो चाइना में मिलता है वो इंडिया में मिलता है, जो अफ्रीका में मिलता है वो भी इंडिया में मिलता है। आज हर चीज़ ग्लोबलाइज्ड है, हर चीज़ सब जगह अवेलेबल है। आज डायबिटीज़ और ओबेसिटी भी सब जगह अवेलेबल है। और डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। जब डाइट में कंपोनेंट प्रोसेस्ड है, हाई कार्बोहाइड्रेट वाला है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला है, तो डायबिटीज़ भी है और ओबेसिटी भी है। तो आपने देखा कि न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में भी हिस्टोरिकली धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट जैसे जैसे बढ़ा, वैसे ही डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केसेस बढ़ने लगे।
अब हम इसका थर्ड एस्पेक्ट देखते हैं, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि फिजियोलॉजिकली क्या चेंज हुआ और कैसे और डायबिटीज़ और ओबेसिटी से कंपोनेंट ये रिलेटेड है। तो डाइट में 3 कंपोनेंट हो सकते हैं जो मेजर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होते हैं। एक है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट जब हमारी बॉडी में जाता है तो फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनिए ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। फैट और प्रोटीन शुगर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो जब ये शुगर में कन्वर्ट होता है उसके बाद क्या होता है? तो हमने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हुआ और ब्लड में पहुंच गया। तो ब्लड में तो वो आसानी से चला जाता है, लेकिन शुगर ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता। उसको एक कैरियर की ज़रूरत होती है और वो कैरियर है इंसुलिन, जो पैनक्रियाज बनाती है। तो इंसुलिन का काम क्या है? वो ब्लड से चीनी उठाता है, शुगर उठाता है और सेल के अंदर डाल देता है। तो बिना इंसुलिन के आप ये शुगर ब्लड से सेल के अंदर नहीं डाल पाएंगे। अब जैसे ही सेल के अंदर शुगर जाती है तो जो सेल है वो उसको एज ए एनर्जी यूज़ कर लेती है। जो एक्स्ट्रा शुगर उसके पास आ गया उसको वो फैट में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर लेती है। तो डाइट में जैसे जैसे कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का बढ़ता है, ब्लड में शुगर बढ़ता है और वो शुगर सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ने लगती है। और अब ऐसी कंडीशन आ गई कि सेल के पास बहुत शुगर है, बहुत फैट है, तो सेल अपने दरवाजे बंद कर लेती है और इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस दिखाती है और इंसुलिन को सेल अपने अंदर शुगर डालने नहीं देती। अब जो शुगर अंदर नहीं जा पा रही है लेकिन हमारे खाने से तो डायरेक्टली आ ही रही है, तो वो ब्लड में शुगर घूमती रहती है। अब यहाँ पे जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो ब्लड में शुगर ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये डायबिटीज़ हो गई। अब पूरा सीक्वेंस दोबारा देखिए। जब हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, ब्लड में शुगर ज़्यादा जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है, सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करती है, तो उससे ओबेसिटी होने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, ओबेसिटी डेवलप होती है, डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी का एक कॉमन ओरिजिन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट में। अच्छा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्यों हो गया हिस्टोरिकली, मतलब इतना कार्बोहाइड्रेट क्यों खाने लगा आदमी? उसका भी एक रीज़न थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सन 1960-70 के आसपास पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने लो फैट डाइट को एंडोर्स करना शुरू किया, लो फैट डाइट को प्रोपोगेट करना शुरू किया और लोगों को ये बताया कि लो फैट डाइट आपके लिए अच्छी है। तो जब लो फैट डाइट लोग खाने लगे तो जहाँ फैट निकलता है तो नॉर्मली फैट और प्रोटीन एक साथ रहते हैं, तो फैट और प्रोटीन हट जाता है डाइट में, कार्बोहाइड्रेट बचता है। तो जब डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और डायबिटीज़ और ओबेसिटी के केस और तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट बढ़ रहा है। इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे पोहा लो फैट आइटम है, तो जब भी आप लो फैट डाइट पे जाएंगे तो पोहा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पोहे में आप देखेंगे 80% से ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट दिखेगा। इसका हाई ग्लाइसेमिक लोड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो ये लो फैट डाइट के हिसाब से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के पैटर्न पे चले, जहाँ की डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करना है, तो एग को देखिए। एग में फैट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, ना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है ना उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। तो ये, लेकिन ये लो फैट वाली कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि इसमें फैट और प्रोटीन है। तो लो फैट डाइट जब लोग चूज़ करते हैं तो पोहा चूज़ करते हैं, अंडा हटा देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जितना लो फैट डाइट प्रोपोगेट किया है, उसी के कारण, मैं मानता हूँ उसी के कारण लोगों ने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना शुरू किया। और जब लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और लो फैट वाली चीज़ें खाने लगी तो इंडस्ट्रीज़ भी वैसे प्रोडक्ट बनाने लगी जिनमें फ़ैट नहीं था, तो फैट फ्री बनाने लगी, तो उनमें प्रोटीन भी बहुत मिनिमम रह जाता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है। उससे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ती है।
अच्छा, अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का पर्सपेक्टिव देखें। अच्छा, जब भी मैं डायबिटीज़ वर्ड बोलूं तो आप ये समझिए कि वो टाइप 2 के बारे में हम बात करें। अगर मैं टाइप 1 बोलना है तो स्पेसिफाई करूंगा मैं अलग से कि टाइप 1 के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि इन जनरल जब भी हम डायबिटीज़ कहते हैं तो हमारा मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, तो अंदर फैट और शुगर, इसका मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर भी ज़्यादा होता है और वजन भी ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं है, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ब्लड में घूम रहा है शुगर, लेकिन वो शुगर ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही क्योंकि कैरियर नहीं है, इंसुलिन नहीं है। सेल भूखी है, ना उसके पास शुगर है ना फैट है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ता है लेकिन वजन घटने लगता है। तो आपने एक थोड़ा सा कोरिलेशन ऑब्जर्व किया, अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो वजन बढ़ेगा, अगर इंसुलिन कम है तो वजन घटेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ज़्यादा इंसुलिन होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी, कम इंसुलिन होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी का एक ही ओरिजिन है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो है डाइट से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो अगर ये एस्पेक्ट हम समझ लेंगे तो हमारे लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि कैसे इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करें। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि आप डायबेक्सी के स्टूडेंट बने, फॉलोअर नहीं, स्टूडेंट बने, सीखिए डायबेक्सी से, और जो आप डायबेक्सी से सीखते हैं वो औरों को भी सिखाएं, औरों को डायबेक्सी के बारे में बताएं ताकि वो सीख सकें। क्योंकि नॉलेज और डिसिप्लिन जितना हम शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हिंदुस्तान की आवाम जो है वो जागृत होगी। जितना हमारे हिंदुस्तान के लोग जागृत होंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, डायबिटीज़ और ओबेसिटी के बारे में, उतनी जल्दी हम हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगा पाएंगे। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें आप उनसे सीखिए, कुछ चीज़ें आप डायबेक्सी से सीखिए, कुछ किसी और से सीखिए, कुछ इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं उनसे भी सीखिए। आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ में कोई ना कोई आदमी डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा है, हर कंट्री में कोई ना कोई कर रहा है। आप सबसे सीखिए, नॉलेज सबसे लीजिए, और जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कीजिए। आप स्टूडेंट बनिए डायबेक्सी के, फॉलोअर नहीं। और मैं कहता हूँ किसी के भी फॉलोअर ना बने, स्टूडेंट बने, बस सीखें और करें जो आपको ठीक लगता है, वो जो आपको सही लगे, जो आपकी बॉडी को सूट करे, आप वही कीजिए। सीख सब जगह से लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों को रिवर्स करने के लिए किस टाइप का डाइट प्लान होना चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ और ओबेसिटी का एक ही ओरिजिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकती है, और ये आप जानते हैं कि वजन घटाया जा सकता है, तो ओबेसिटी भी रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है। तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी को रिवर्स करने के लिए एक हम सिंगल डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक ऐसा डाइट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, हिंदुस्तान को जगाते हैं, डायबिटीज़ को भगाते हैं और नॉलेज को स्प्रेड करते हैं। थैंक यू।